अच्छा, लैक्टोज से हसासियत ये क्या होता है? आमतौर पे हसासियत की सूरत में भी अगर लैक्टोज की हसासियत भी पाई जाती है, तब भी टिश्यू साल्ट की जो मिकदार है वो इतनी कम मिकदार होती है, इसकी टेबलेट की जो साइज है या इसके उसमें इस्तेमाल होने वाला लैक्टोज की मिकदार है वो इतनी कम होती है कि वो हसासियत नहीं करती। लेकिन हसासियत की सूरत में एक अल्टरनेटिव भी मौजूद होता है कि इसको स्प्रे की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है कि मुंह के अंदर इसको थोड़ी देर के लिए इसको रखा जाए और फिर इसके बाद उसे बगैर पानी के ऐसे ही सटक लिया जाए। उर्दू का लफ्ज है सटकना, निकल लेना। ठीक है, यहाँ पर आकर हम बायोकेमिस्ट्री के हवाले से बात को खत्म करते हैं। हाउस इज ओपन टू योर क्वेश्चन। अगर इस दरमियान में कोई क्वेश्चन है तो आप विद इन 5 सेकेंड शुरुआत कर दें। विद इन 5 सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं, आप शुरू कर दें। अगर कोई क्वेश्चन आपके, जो कुछ आपने नोट्स लिए हैं, जो कुछ हमने बोला है, जो कुछ हमने गुफ्तगू की है, उस हवाले से, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है अगला, वो पहला साल्ट आज की वर्कशॉप का पार्ट है। इस वर्कशॉप के बारे में थोड़ी सी वजाहत मजीद कर दूं कि हमारी जो ये सक्सेशनल वर्कशॉप्स जो हैं वो एक वर्कशॉप नहीं है बल्कि सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स हैं। इस दफ़ा आप लोगों को बतौर पार्टिसिपेंट बुलाया गया है और ये फुल्ली सपोर्टेड वर्कशॉप है। आमतौर पर होता यह है कि किसी भी वर्कशॉप में जब आप जाते हैं बाकायदा उसकी फ़ी अदा करते हैं और उसके तमाम लवाजमात पूरे करते हैं। ये वर्कशॉप पहली मरतबा हो रही है। ये एक किस्म का बीज बोया जा रहा है ताकि आप इसमें मज़ीद जो दूसरे लोग हैं वो भी कॉम्पीट करने के हवाले से आगे आएँ। इसमें जो मालूमात हम देना चाहते हैं वो सीरियल वाइज मालूमात देना चाहते हैं। हमारा जो इस सक्सेशनल वर्कशॉप इस सीरीज़ का जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि हर वर्कशॉप में एक टिश्यू साल्ट और 2 वो कॉम्बिनेशंस जिनमें उस टिश्यू साल्ट का मदखल रहा हो, ये हम आपको इसके सामने आपके सामने बयान करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा सेहत के हवाले से फ़वाइद किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं। हमने टिश्यू साल्ट के हवाले से इब्तदाई तौर पर किसको टिश्यू साल्ट कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, शेशलर ने क्या कुछ डेवलप किया था, इस हवाले से बयान किया। आपका कोई क्वेश्चन अगर है तो रेज करें, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वो 12 साल्ट्स हैं जो कि डॉक्टर शेशलर ने आइसोलेट किए थे या उनके बारे में बताया गया था। इन 12 साल्ट के अंदर सबसे पहला जो साल्ट आता है वो है कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया सल्फ, फेरम फॉस, कालीम्योर यानी पोटेशियम क्लोराइड, काली फॉस पोटेशियम फॉस्फेट, काली सल्फ मैग्नीशियम फॉस, नेट्रम म्योर, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ और सिलीशिया। ये 12 साल्ट हैं जो कि सीरियल वाइज हर वर्कशॉप में बयान किए जाएंगे। आपकी किस्मत में पहला साल्ट था, अब यकीनन कोई दूसरा कॉलेज होगा, पार्टिसिपेंट दूसरे होंगे और वो दूसरे को पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो कि आपके फ़ायदे की रखी गई है वो ये कि आप हर वर्कशॉप से बहरामंद होते रहेंगे। वो किस तरह से कि इस वक्त जो हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, इस वर्कशॉप को बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये वर्कशॉप अपने प्रोसेस, इस रिकॉर्डिंग को अपने प्रोसेस से गुजार कर और यूट्यूब चैनल जो शॉप पाकिस्तान का चैनल है या कोई उनका अपना कोई चैनल होगा तो उसके मुताबिक वो चैनल पर आ जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। वो उन वर्कशॉप्स का भी मुताला कर सकते हैं या उन वर्कशॉप के बारे में भी जान सकते हैं जिन वर्कशॉप में आप नहीं हैं। यानी पहले वर्कशॉप में आप हैं लेकिन दूसरे तो नहीं है, वो वहाँ से मालूम हो जाएगा कि कौन से साल्ट की पहली वर्कशॉप जो है उसमें क्या हुआ था, फिर दूसरी वर्कशॉप में जो साल्ट पढ़ाया गया उसमें क्या कुछ था,
यकीनन आप मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आपको वो मालूमात मीडियम, इस वीडियो मीडियम के जरिए पूरी होती रहेंगी। अब हम आज के सॉल्ट को सामने रखते हैं। आज का सॉल्ट है कैल्शियम फ्लोरेटम। कैल्शियम फ्लोरेटम सर ये ब्रेक है क्या? कितने? 3 बजे 15 मिनट के बाद हम इसका ओवरव्यू पहले लेते हैं, इसके बाद करते हैं कि कैल्शियम फ्लोरेटम। कैल्शियम फ्लोरेटम का नाम कितनी बार आप लोगों ने सुना और सबसे पहले कब सुना? सिर्फ साल में जवाब दीजिएगा कि कितने साल पहले हमने इसका नाम सुना। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और भी है। पहली बार जी 3 साल पहले जब आपने DHMS में दाखिला लिया उस वक्त आपने सुना। ठीक है, कोई और? ठीक, 3 साल पहले आपने नाम सुना और इसके बाद अब तक जो नाम सुना इस हवाले से क्या चीज सामने आई कि ये किस चीज की दवा है, कौन सी बीमारी की दवा है? आप नहीं बताएंगी, आप किसी और को मौका दें। देखें, अब लाजिम कर देंगे हम कि हर एक को बोलना है। इनके बात कुछ समझ में नहीं आई, मुझे कोई वजाहत करें। बैठे आप साहिबा, आपकी बात दोस्त होने के बावजूद मैं दूसरों से इनपुट लूंगा। सर फॉर एग्जांपल अगर मसल्स फ्रीजिंग की कंडीशन होती है जैसे, तो उनको रिलैक्स करने के लिए या उनमें लचक पैदा करने के लिए। ओके, यानी वही बात जो इन्होंने कही थी आपने उसकी तौसीक कर दी कि ये इलास्टिसिटी की दवा है। ठीक, अब अगर हम इसके फॉर्मुलेशन की तरफ जाते हैं तो ये कैल्शियम फ्लोरेटम, यानी इसके अंदर 2 जो है वो अनासिर मौजूद हैं। अनासिर किसे कहते हैं? एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स वो हैं जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इनफरादी तौर पर सामने आते हैं, केमिस्ट्री के हवाले से, वो पीरियोडिक टेबल के हवाले से। तो इसमें 2 कैल्शियम है और फ्लोरेटम है, 2 मिनरल, 2 जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद है, बल्कि और इनऑर्गेनिक ही होते हैं सब्सटेंस ये एलिमेंट्स। तो कैल्शियम के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? अभी जब शुरुआत में हमने बात की थी तो उस वक्त भी हमने कैल्शियम के बारे में पूछा था कि कैल्शियम ऐसा कोई सब्सटेंस बताते हैं। कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। जी, बैठिए, तशरीफ रखिए। दोहराता हूं कि जब कभी भी हमने टिश्यू साल्ट को देखना है तो बतौर वन एंटाइटी देखना है। ये बजाते खुद अपनी शनाख्त आप है कैल्शियम फ्लोरेटम। ये कैल्शियम और फ्लोरेटम नहीं है। अगर फर्ज करें कि आपको 2 शीशियां कहीं मिल जाती हैं, एक पे लिखा हुआ है कैल्शियम, एक पे लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग जो है वो आइसोटिचुरेट की हुई है, और आप एक फ्लोरीन की उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं और कह रहे हैं दोनों को मिलाकर ये तो कैल्शियम फ्लोरेटम हो गई। ये नहीं होगा। जब उसकी अप्लीकेबिलिटी आएगी तो एक ही कहलाएगी, वन एंटाइटी। लेकिन जब कभी भी उसके बारे में तहकीक कर रहे होंगे तो हम आइसोलेटेड फॉर्म में भी करेंगे। कैल्शियम फ्लोरेटम के अंदर जो मेजर पार्ट है, जो चीज वाइटल किरदार अदा कर रही है, जो चीज जिस्म को मुतासिर कर रही है अच्छे हवालों से या बुरे हवालों से, वो फ्लोरीन है या फ्लोराइड है। लेकिन कैल्शियम के बगैर उसका गुजारा नहीं। अगर हम इसको अलग कर देते हैं तो इट बिकम अनदर सब्सटेंस, उसकी प्रूविंग उसका अलग हो जाएगा, वो बिल्कुल इस दायरे से निकल जाएगी जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं या सोशल की साल्ट्स कहते हैं। इसलिए जब कभी भी हम लेंगे इसको बतौर दवा तो ये एक एंटाइटी है कैल्शियम फ्लोरेटम।
लेकिन जब कभी तहकीक करेंगे तो इसके ऊपर पे बात गुफ्तगू करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद वाज़ेह होती चली जाएगी। अब आगे हमने एक बात कही है, ये लिखी हुई है, ये बात अब दोहरा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसे याद दहानी के तौर पर सामने रख लीजिए कि ये जो हमने बात की कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? उर्दू में हम लिख चुके हैं, उसी को दोहराते हैं ताकि सुन्नत पूरी हो जाए। लास्ट वन, लिखो, ये दिखाई दे रहा, वाज़ेह नहीं है? मैं पढ़ देता हूँ। ऐसे नामियाती गैर नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं पाए जाते। ये बॉन्ड किस में पाए जाते हैं? जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। वेरी गुड। इसका मतलब मैं कुछ बताने में कामयाब हुआ, कुछ याद दिलाने में भी कामयाब हुआ कि पुरानी भूली बिसरी यादें थी वो वापस लौट के आई। चलें, ये एक अच्छी बात है। अब जी आप बताना कुछ आ रही, बिल्कुल बताएं। बल्कि मैं तो आपसे पूछने वाला इसलिए था कि आपकी सीट बिल्कुल उस तरफ है, आपका किबला अभी तक चेंज ही नहीं हुआ, तो अब बदल लें। अब वो वक्त आ गया कि आप थोड़ी सी कुर्सी को आप इस तरफ कर लें ताकि मुझे पता चले कि आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। नहीं, अच्छी बात है, और अच्छा हुआ कि आपने बताया, और मुझे भी मौका मिला कि आपकी कुर्सी को मैं थोड़ा सा इस तरह से कर सकूं कि बैतुल मक़दस अब किबला नहीं रहा। तो अब आगे हम जो है वो कुछ परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। अब ये कुछ सवाल आ गए, देखा ना, फिर सवाल आ गया। ये वो सवाल आते हैं, आपकी ये वर्कशॉप बड़ी अजीब है। एक तरफ तो हमने कहा था ये सेल्फ सपोर्टेड है, यानी आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा, आपको सारी चीजें दस्तियाब होती हैं। दूसरी तरफ आपका इम्तहान भी ले रहे हैं, लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि आप DHS में इसके हर इम्तहान की फी अदा करती है, लेकिन इस इम्तहान की कोई फी अदा नहीं करनी, इसलिए आप बेफिक्र होकर इसके जवाब तलाश करें। ये हमारे आम से सवालात हैं। कैल्शियम फ्लोराइड नामियाती मरकब है या गैर नामियाती? जी सऊद जरा फैसिलिटेट कीजिएगा। कैल्शियम क्लोराइड गैर नामियाती है, जैसे आपने बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस। गुड। इनकी बात को कोई तौसीक करेगा या इनकी बात को रद्द कोई करेगा? जो रद्द करेगा उसे दो पॉइंट स्कोर मिलेंगे। तौसीक कर रहे हैं सब बात को? ठीक है। इसके बाद इस कैल्शियम फ्लोराइड में कौन कौन से अनासिर पाए जाते हैं? जिन जो बता चुके हैं वो नहीं बताए। जी ये चले इसमें कैल्शियम और फ्लोरीन, कैल्शियम और फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोराइड भी कह सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन पाए जाते हैं। अनासिर की जब बात होगी तो आंसर का जो नाम है या एलिमेंट का जो नाम है वो फ्लोरीन। आगे है, इसमें पाए जाने वाले अनासिर को इनकी जुदागाना हैसियत में इलाज के लिए पेश किया जाता है। सवाल है, क्या इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम फ्लोराइड या कैल्शियम फ्लोरेटम में पाए जाने वाले अनासिर को उनकी जुदागाना हैसियत में इलाज के लिए पेश किया जाता है या नहीं? आप बताएंगे। ओके, इन दोनों को अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इनकी बात को कोई रद्द करेगा या तौसीक करेगा? इनकी बात को सुने, इनके अपने लफ्जों में सुने। असल मसला तो इनको इन्वॉल्व करना है, आपको इनको मौका देना है। किया जाता है कि कैल्शियम वगैरह के सप्लीमेंट
मेरी बात को यहाँ पे गौर से पढ़िएगा दोबारा से, आप फिर तक उसमें विजुअल कांटेक्ट में ज़्यादा अच्छी तरीके से आ रही होगी बात कि इसमें पाए जाने वाले अनासिर को इनकी जुदागाना हैसियत में इलाज के लिए पेश किया जाता है या नहीं, ये सवाल है। क्वेश्चन का मतलब यही है ना कि इसके अंदर जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं कैल्शियम और क्लोरीन, उनको अलग अलग हम इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते नहीं, किया जाता है या नहीं? जैसा किया जाता है तो ओके मैडम, थैंक यू। कोई और? चलो जी, इस सवाल के बारे में आप चाय पीते वक्त सोचिएगा, मुमकिन है तवानाई बहाल होने पर ज्यादा बेहतर तौर पे, और इसके बाद वाला सवाल भी आपके सामने रहेगा चाय के दौरान भी, और फिर मुझे जवाब दीजिएगा। अभी हम वक्ती तौर पर सस्पेंड करते हैं इसको, अपने सेशन को, ताकि आप कुछ जो है वो एरिया फ्लोरेटम में पाए जाने वाले अनासिर यानी एलिमेंट्स को इनकी जुदागाना हैसियत में इलाज के लिए पेश किया जाता है या नहीं, ये सवाल था। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त चूँकि काफ़ी थक भी चुके थे, अब आपका जहन अच्छा काम कर रहा होगा। फिर हम रिज्यूम करते हुए मालूम करते हैं, जो दस्तयाब लोग हैं उन्हीं से हम शुरुआत कर देते हैं। तो कोई जवाब आया सामने, कुछ इस्लाह हुई? जी बताइए। उस वक्त तक आप ऐसे ही बता दीजिए क्योंकि सब गए हैं, तो माइक शायद कहीं थे। तो माइक आपके पास है? जो सऊद का माइक था वो पार्टिसिपेंट्स के लिए जो माइक था वो आपके पास है? ठीक है, फिर वैसे ही बता दीजिए आप। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। आप बता रही थी ये चेंज कैसे हो गया? सब्स्टिट्यूशन नहीं, बताएं आप, बताएं। मरीजों को भी तो आप ही ने देखना ना, इनके पास भेज देंगी तो फिर आपका क्या बनेगा, बताइए। जी जवाब क्या आया? नहीं कर सकते। देखें जी, फिर इन्होंने एक बात, दो अफराद के ऊपर एक बात रद्द करने वाली आ गई है, तो आप इनकी भी कोई इस्लाह करें। पिछली बातों को रद्द समझें या इस बात को हम रद्द करें? चले जी, मैं इसको मुख्तसर करता हूँ कि हम जुदागाना हैसियत में इस्तेमाल नहीं करते। हम इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्लोरेटम यानी इसके कैल्शियम और फ्लोरेटम दोनों मिक्स होकर ही अपनी इसी मॉलिक्यूल के अंदर इस्तेमाल होगी जिस मॉलिक्यूल के अंदर ये है। आमीज़ा और मरकब में क्या फ़र्क है? मिक्सचर एंड कंपाउंड। जी सर मिक्सचर जो है वो फिजिकली जो है मिला हुआ होता है, और मतलब उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिजिकली मिले हुए होते हैं, वो केमिकली आपस में जो है वो मिले हुए होते हैं। और कंपाउंड में जो है केमिकली उसको जो है मिलाया जाता है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो चेंज हो जाती हैं। ठीक, अब कैल्शियम फ्लोरेटम मिक्सचर है या कंपाउंड? ठीक है, बात वहीं पे लेके आ रहे हैं, घुमा फिरा के वहीं पे बात लेके आ रहे हैं। हम सिर्फ लॉजिकल बनाना चाहते हैं कि चीज़ों को लॉजिकली किस तरीके से देखना है। कि कैल्शियम फ्लोरेटम को आप कंपाउंड कहेंगे या मिक्सचर कहेंगे? कैल्शियम और फ्लोरेटम है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। कैल्शियम फ्लोरेटम इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बैठिए, तशरीफ रखिए। कुछ समझ में आ रही है बात? अगर किसी के जहन में कोई चीज़ उभर रही है, कोई और बात, तो वो ज़रूर बयान करें। क्या हम कैल्शियम फ्लोरेटम को कंपाउंड कहेंगे या मिक्सचर कहेंगे? देखिए, मोटी सी बात सामने रखें, सेपरेबल और इनसेपरेबल की बात हो रही है।
अगर कम किसी भी मरकब को सेपरेट करना होगा तो वो बता खुद किसी और के साथ मरकब बनाकर ही सेपरेट कर सकते हैं। अपने आप को उस आइसोलेटेड हालत के अंदर करने के लिए बहुत लंबे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। वो भी हो सकता है लेकिन बहुत ही तवील प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये बात इन्होंने जैसे कही आपके जो पार्टिसिपेंट ने कि ये फिजिकली जो कोई चीज मिक्सअप होती है तो उसे मिक्सचर कहा जाता है, और जिसको केमिकली जो है वो बॉन्डिंग मिल जाती है वो कंपाउंड कहलाती है। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये इस तरीके से। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम शुरुआत कर रहे थे तो उस वक्त हमने कैलकेरिया फ्लोर के हवाले से बात पूछी थी कि किसी के जहन में क्या जहन में आता है, तो बहुत अच्छा जवाब मिला था हमें कि ये जो है वो इलास्टिसिटी के हवाले से इस्तेमाल होती है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी किसको कहेंगे जी? लचक को, मसलन उसकी कोई मिसाल नहीं है। थोड़ा सा बुलंद आवाज में बोलते हैं क्या आप लचक किसे? अच्छा, अब 2-3 चीजें आप जहन में रखिएगा। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहबा, आप तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहिबा ही कह रहा हूँ मैं, फिर ये साहिब कहने पर कोई मसला पैदा ना हो इस वजह से। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात की कि लचक आ जाती है, बिल्कुल लचक आ जाती है। अब इसी जिम्मन में हम 2-3 टर्मिनोलॉजी को बयान करेंगे ताकि हमें कुछ आगे बढ़ने में आसानी हो। इस हवाले से जब कैलकेरिया फ्लोर की हम बात कर रहे होंगे वहाँ पर चंद एक बातें सामने आएंगी, मसलन लिगामेंट्स, टेंडन्स, वीन्स, मसल्स, अब और कनेक्टिव टिश्यूज, इन सब को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। सबसे पहले तो हम लिगामेंट्स और टेंडन्स की बात कर देते हैं। लिगामेंट्स किसे कहेंगे? देखें, ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने 4 साल अपनी मेहनत से पाकिस्तान सेंट्रल कॉलेज से, जिसके लिए मेरे जहन में बहुत ही अच्छे विचार हैं और बहुत ही अच्छा एक तासुर है कि पाकिस्तान के उन बेहतरीन कॉलेजेस में से एक है कि जहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट की तरफ कोशिश जारी रहती है। मैं उस कॉलेज के फाइनल ईयर और पास आउट होने वाले तलबा से मुखातिब हूँ, और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अगर कोई सवाल इब्तदाई साइंस के हवाले से पूछूं तो वो ऐसे फरफर निकले कि जैसे मुझे महसूस हो कि मैं ऐसे लोगों में बैठा हूँ कि जहाँ मुझे सीखने का बहुत सा मौका चाहिए। आज का दिन नहीं बल्कि आज पूरा शाम तक भी चलता है तो कोई हल नहीं। तो ये आपके हौसले के लिए नहीं, मेरे जहन की आवाज़ है। इसे महसूस करते हुए आप लिगामेंट और टेंडन्स के बारे में मुझे बताइए कि लिगामेंट किसे कहते हैं? लिगामेंट जो है वो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, एक बोन को दूसरी बोन से। अब टेंडन्स की तरफ आ जाए। टेंडन से देखें, सबसे गलतियां होती हैं, कहीं कहीं सब गलतियां हो रही होती हैं, तो और कीजिएगा और इनकी इस्लाह भी आप लोगों ने करनी है। अब इन्होंने लिगामेंट्स का बताया कि वो कनेक्टिंग पार्ट जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, लिगामेंट कहलाता है। टेंडन से कहेंगे। जो मसल्स को किससे जोड़ते हैं? मसल को मसल से, मसल को हड्डी से, मसल को मसल से। ठीक, मजीद जी हैंड रेज करें आप, 1 2 3 फौरी तौर पे।
को बॉन्ड से जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेंडेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब आप अपनी इस्लाह कर लीजिए कि वो कनेक्शन जो कि बोन से बोन का होता है टेंडन कहलाता है, और वो कनेक्शन जो कि बोन से स्केलेटल मसल का होता है वो लिगामेंट कहलाता है। और कनेक्टिव टिश्यू बोन टू बोन नहीं बल्कि मसल टू मसल होते हैं, कनेक्ट करते हैं, और वो मसल किसी भी किस्म के हो सकते हैं। 3 फर्क आपके सामने आ गए हैं, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू और टेंडन्स। और इसके बाद आ गया वीन्स और मसल्स। वीन्स किसे कहेंगे? वीन्स कैरी करने वाली नालियों को वीन्स कहते हैं। ठीक, कोई ऐसी भी वीन्स होती है जो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, होती है ना? चलो वो बस सिर्फ एक गिराबंदी के लिए मैंने पूछ लिया था। हाँ सही, ठीक है। देखिए बुनियादी तौर पे आपको शरीक करने का मकसद सिर्फ मोबिलाइज करना है उस एक्टिविटी को जो कि आपके जहनों में तो है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, या बोलने का चूंकि मौके नहीं मिलते तो इसलिए आप हिजाब बरतते हैं। क्लास में भी ऐसा ही होता है कि चंद एक बच्चे जो कि अच्छे बच्चे होते हैं तो वो बोलते भी रहते हैं, सवालात भी करते रहते हैं और टीचर के करीब भी होते हैं, और बाकी जो है बच्चे होते हैं, वो अच्छे बच्चे तो होते हैं लेकिन बच्चे होते हैं, तो उस वजह से वो खामोशी से आते हैं, खामोशी से चले जाते हैं। कभी कोई टेस्ट में जो है नंबर जितने भी मिल गए तो सब्र शुक्र अदा करके और खामोश रहते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं करते। तो बराए मेहरबानी आप गिला शिकवा करने वाले बने, बराए मेहरबानी आप बोलने वाले बने। डॉक्टर का काम मरीज के साथ इंटरेक्ट करना है। मरीज तरह तरह के सवालात पूछेगा, मरीज ऐसे भी सवालात पूछ सकता है जो कि आप कहेंगे क्या मजाक है, किस किस्म के सवालात पूछे जा रहे हैं। उसकी ज़बान और बयान इस किस्म का भी हो सकता है कि जो आपको बाजारी से भी ज़्यादा बाजारी लगे, लेकिन इसके बावजूद आपको उसकी बात को समझने की कोशिश करना है। ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक डॉक्टर को हमें जहत होना पड़ता है। हमें जहत का मतलब पोली डायमेंशनल होना पड़ता है। उसकी डायमेंशन बहुत सारी होती हैं। कसीरुल जो है वो जहत उसकी अफकार की जो है वो बात होती हैं, वो बात को भी डायमेंशन ही कहेंगे। फिर कोई मुश्किल लफ्ज आ जाते हैं, डायमेंशन समझ लीजिए आप इसको। फ्लोराइड के बारे में आमतौर पे ये कहा जाता है कि उसके बारे में ज़्यादा चूँकि शफाई मौजूद नहीं है, या इसको अगर हम आज से 15 साल पहले की साइंटिफिक टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट्स के हवाले से देखें, कोई ज़्यादा अच्छा मवाद नहीं मिलता, कोई ज़्यादा काम भी नहीं मिलता, क्योंकि फ्लोराइड एक ट्रेस या गैर ज़रूरी एलिमेंट के तौर पे समझा जाता था साइंटिफिक वर्ल्ड में। होम्योपैथिक वर्ल्ड में या बायोकेमिक वर्ल्ड की मैं बात नहीं कर रहा, साइंटिफिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा अहम नहीं समझा जाता था। फ्लोराइड की जहाँ बात आती थी वहाँ पे साइंटिफिकली, यानी साइंटिफिक से मुराद कन्वेंशनल साइंस, कन्वेंशनल साइंस के हवाले से सिर्फ 2 बातें सामने आती थी। एक तो फ्लोराइड जो है वो हमारे दांतों की तामचीनी के लिए काम आता है, तामचीनी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैंने, तामचीनी के लिए काम में आता है। और दूसरा फ्लोराइड जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तामचीनी का मतलब होता है एनिमल, एनिमल कहेंगे ना, कि कोई चीज़ की तह अगर चढ़ जाती है तो वो तामचीनी कहलाता है। तामचीनी के बर्तन आपने सुने हैं कभी? नहीं सुने, क्योंकि आपका दौर खत्म हो चुका, आपके दौर में वो खत्म हो चुके थे। तामचीनी का होता था कि लोहे के बर्तनों पर चीनी का एनिमल चढ़ा हुआ था तो तामचीनी कहलाता था। तो तामचीनी यहाँ पे जो फ्लोराइड की जो हमारे दांतों के ऊपर तामचीनी है उस हवाले से तो हमें तस्करा मिलता है, लेकिन इसकी टॉक्सिकोलॉजिकल के हवाले से 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जो तहकीकात हुई उसने बिल्कुल चीज़ों को वाज़े कर दिया कि ये जो कैल्शियम फ्लोराइड हम बायोकेमिस्ट्री में या टिश्यू साल्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसकी कितनी बड़ी अहमियत है।
आमतौर पे घर में बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि आपने दांत साफ नहीं किए, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें ताकि दांतों की ग्रोथ या दांतों की जो साफ है वो बरकरार रहे। क्या आपने कभी सोचा कि फ्लोराइड की ज्यादती से बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? वो बच्चे जो कि फ्लोराइड का टूथपेस्ट करते करते बड़ी मिकदार में निगल लेते हैं, उन पे क्या असर होता होगा? वो लोग जिनको फ्लोराइड के जरिए पानी के जरिए और ग़िज़ा के जरिए मिलने वाली फ्लोरीन या फ्लोराइड के दीगर साल्ट मिलते हैं और हमारे जिस्म में दाखिल होते रहते हैं, उनके जिस्म पे क्या असरात वाक़ होते होंगे? क्या फ्लोराइड हमारी हड्डियों को सिर्फ मजबूत करता है या कमजोर भी करता है? इसकी निशानी अगर आपके जहन में कोई बात है तो अभी बोलिए। फ्लोरोसिस का नाम सुना आपने? यानी वो कंडीशन जिस्म की हमारी जिसमें फ्लोरीन जो है उसकी मिकदार हमारे जिस्म में ज्यादा चली जाए। मैं 2000 सन 2000 पहले की बात करूं तो वहां पे सिर्फ दो चीजें हमें मिलती हैं। एक वो चीज कि दांत जो है वो उसके ऊपर सफेद सफेद से धारियां पड़ जाती हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, दूसरे लफ्जों में बोसीदा होने लगते हैं, यानी वो झड़ भी सकते हैं आसानी से। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, कभी कभार कोई आपके सामने कोई बच्चा आया होगा, कभी कभार कि दांत के अंदर आपस में ऐसे जुड़ गए जैसे एक ही हड्डी। और यही हाल बोन में, कि बोन में भी बिल्कुल ऐसे बोन बन जाएगी जैसे आपकी बोन के ऊपर किसी ने वेल्डिंग कर दी हो और घिसाई करना भूल गया। ये फ्लोरोसिस की अलामत है, वो इब्तदाई अलामतें जो कि सन 2000 पहले तक समझी गई थी कि इनको रिकग्नाइज कर लिया गया था। अब हम थोड़ा सा जनरली व्यू लेते हैं, इसके बाद इसके फ्लोरोसिस की मजीद क्या कुछ अवाक़िब होते हैं वो उसके ऊपर देखेंगे। कि फ्लोराइड की कमी के बारे में वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं है, ये तो बात हो गई। फ्लोराइड हड्डियों की तश्कील के लिए मुहर्रिक होता है, ये आपके सामने है, अगर पढ़ने में आ रहा है तो इसे पढ़ लीजिए। ये हड्डियों और दांतों की नशो नुमा के लिए ज़रूरी है। 30 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों के लिए 4 मिलीग्राम और 30 साल से ज़्यादा उम्र की खवातीन के लिए 3 मिलीग्राम रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा खुराक दी जा सकती है। लेकिन अब ये खुराक, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये वो खुराक है जो कि हमें बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल किताबों में मिलती है, लेकिन अब ये खुराक रिकंसीडर की जा चुकी है। अब खुराक को रोजाना के हिसाब से नहीं, पर लीटर के हिसाब से, यानी हम कोई लिक्विड ले रहे हैं तो उसमें 1.4 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर हमें पानी, चाय, बेवरेजेस के जरिए अगर ये मिल रहा है तो वो तो नॉर्मल की आखिरी हद है। लेकिन अगर 1.5 पे चला गया है और महीनों इस्तेमाल हुआ तो नॉर्मल से ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि फ्लोराइड, जहां हमारे जहन में एक अहम चीज थी कि फ्लोराइड का पेस्ट इस्तेमाल करो और दांतों को सेहतमंद रखो, वहां पर अब हमारे उसमें जो है कुछ ना कुछ गैर मामूली महसूस होने लगा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त है, जरूरी है, लेकिन वही मिकदार की बात आ जाती है कि हमने वर्कशॉप की इब्तिदा इसी पे की थी कि तनासुब मिकदार की बात लाजिमी तौर पर रखनी होगी कि मिकदार अगर उस मिकदार में है जिस मिकदार में हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमारे दांतों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे और अवामिल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मिकदार में ज़्यादा है तो क्या कुछ हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। ये मिनरल मादनी फ्लोरस्पार असल में कहा गया है, वो कानों के अंदर से निकलने वाला वो आटा या वो जो रफ़ी जो है, जो कान कनी के दौरान कान मुतासिर होते हैं या उनके नाक में चला जाता है, कान में चला जाता है,
ये क्रिस्टल की सूरत में पाया जाता है मुख्तलिफ रंगों और क्यूबिकल मुसम्मन शक्लों में। मुसम्मन क्या कहेंगे इसको? क्यूबिकल, क्यूबिक मुसम्मन शक्लों में क्रिस्टलाइज होता है। ये पानी में अमलियन ना हल पजीर है, यानी पानी में ये इनसॉल्युबल है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करने वाले हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से घुल जाता है। क्रिस्टल फ्लोरस्पार के मुंतखब टुकड़ों से होम्योपैथिक फार्मेसी के तरीकों के मुताबिक ट्रिचुरेशन के जरिए तैयार किया जाता है। ठीक है, बाकी तो क्या कहते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, फिलहाल इतनी जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमने वही पैथोफिजियोलॉजी के हवाले से एक एक पॉइंट को सामने लाना शुरू किया है कि ये कैल्शियम फ्लोर जो है वो हड्डियों की सतह और दांतों की तामचीनी पर पाया जाता है। ये लचकदार रेशों और एपिडर्मिस का एक जुज़ है। लचकदार रेशे जल्द मरबूत रेशे और खूनी नालियों की दीवारों में पाए जाते हैं। ये लचकदार रेशे कहाँ पाए जाते हैं? ये इलास्टिक, आपने से किसी ने कहा ना इलास्टिसिटी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये यहाँ तस्करा किया गया है। यहाँ पे कहाँ कहाँ बताया गया? एक तो एपिडर्मिस में, हमारी जो खाल है इस पर। दूसरा खून की नालियों में, और खून की नालियों की भी दीवारों में, यानी खून की नालियां जो है वो 3 परत में होती हैं, तो 3 परत में उसकी दीवारों पर पाया जाता है। अगला पॉइंट इसका देख लेते हैं कि कैल्शियम फ्लोर के मॉलिक्यूल मुसलसल दबाव या फैलाव को तवाज़ुन में रखने में मुआविन है। ये इलास्टिसिटी जो है वो हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ क्या क्या पार्ट प्ले नहीं करती। अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी खून के फ्लो से लेकर हमारे जिस्म के हर चीज़ में पार्ट प्ले करती है। मैं अगर आप लोगों को सबको खड़े होने के लिए तो नहीं कहूँगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 2 चीज़ें करके देखें, अपनी चिन्ह यहाँ पे लगा के देखिए, किस किस को दर्द हो रहा है? फीलिंग ठीक, आप में से इसको और हाथ रेज करें। ठीक, इसका मतलब है कि आपके सर्वाइकल मसल्स में इस वक्त वो इलास्टिसिटी नहीं है, उसमें एक स्टिफनेस आई हुई है। उस स्टिफनेस को हम महसूस कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये महसूस कराने के लिए कि कहाँ पर क्या चीज़ जो है वो इलास्टिसिटी खत्म होती है तो हम पर क्या असरात मरतब होते हैं, इसी किस्म के दर्द भी हम महसूस करते हैं। तो इस तरह से मुसलसल दबाव से रोकता है हमारी इलास्टिसिटी। अगर आपकी इलास्टिसिटी सही होती, आपको कहीं देखने के लिए कहा जाता तो आप यूँ पूरे पूरे मुड़ के नहीं देखते, आप ये गर्दन घुमाते और यूँ देखते और वापस आ जाते। आप उम्र रसीदा लोगों को देखेंगे तो उनको कोई आवाज इधर से दे रहा होगा तो थोड़ी देर वो सोचेंगे, इसके बाद अपनी गर्दन को घुमाएंगे या फिर अपने बदन को यूं मोड़ लेंगे, बिकॉज ऑफ कि उनके जिस्म में वो इलास्टिसिटी नहीं रही जो कि मस्कुलर और एपिडर्मिस इलास्टिसिटी पैदा करती है। उनको अगर कोई चीज किसी बूढ़े आदमी को कहें कि जनाब ये बॉल लीजिए और कैच कर लें, आप जितनी देर में बोलेंगे उतनी देर में तो वो मैसेज जाएगा और अपने बदन को प्रिपेयर करने में आदमी टाइम लग जाएगा, वो नहीं कैच कर पाएंगे क्योंकि एज की वजह से इलास्टिसिटी नॉर्मली कम होती चली जाती है। ठीक है, ये हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। आगे का पॉइंट है मुत्तसिल बाफ्तों या लिम्फावी निज़ाम की नालियों के लचकदार रेशे की गैर मामूली नर्म हालत को बेहतरी लाने में मुआविन है। अब हमने ये बात की थी इलास्टिसिटी की, तो इसका मतलब ये कि लचक, लेकिन लचक भी एक मरहले पे आकर ऐसे हो जाती है जैसे लूज हो गया, यानी आपकी एपिडर्मिस, जब हम एक काम को कोई शख्स बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम करता है, बॉडी को बिल्डअप करता है और इसके बाद बिल्डअप करना छोड़ दे
तो ये लूज हो जाती है, इन अपनी जगह पर वापस नहीं जाती। मसल्स अपनी जगह पे चला गया, लेकिन ये स्किन वापस अपनी जगह पे नहीं गई और स्ट्रेच पड़ गई। बीइंग ए फीमेल, अगर आपने फीमेल्स को देखा होगा तो यहाँ पर आपको जो प्रेग्नेंट या डिलीवर की भी खवातीन है, आपको यहाँ पे स्ट्रेचेस यानी कुछ चीजें जैसे तनी हुई चीजें फाड़ दी गई हो, या इसको क्या कहेंगे आप, जो कपड़ा जो है वो खींचा जाता है तो उसमें कुछ हिस्से जो है उसमें से हट जाते हैं। तो वो जो इंजरी है, लेयर वाइज इंजरी जो है, उसकी वजह से निशानात पड़ जाते हैं, इलास्टिसिटी। फीमेल जो कि प्रेगनेंसी से वापस जब फारिग होती हैं तो वो अपने पूरे एब्डोमेन को वापस से नहीं संभाल पाती, उर्दू के राजा भी उसमें शामिल है, वो पूरी तरीके से वापस नहीं आते, तो उसे प्रोलैप्सिस या फिर बेली जो है वो लटक जाने वाली कैफियत, बेली का जो साइज है वो बढ़ जाना, ये सारी की सारी उस इलास्टिसिटी के से ही ताल्लुक रखती है। ये सारी बातें हम कर रहे हैं, आखिर में जोड़ेंगे हम कैलकेरिया फ्लोर से। ये ना हो कि कैलकेरिया फ्लोर को हम एक तरफ रखते हैं। इसके बाद जो आम कैलकेरिया फ्लोर की जो कैफियत है, उसमें जो उसकी खसूसियात है, पहले हम उसको सामने रख रहे हैं, इसके बाद उसकी साइंटिफिक लॉजिक है उस पर जाएंगे। उसकी आम खसूसियात में हम पॉइंट वाइज हम बात करेंगे। ये बहुत छोटा सा लिखने में आ रहा था, में बात ये थी कि जब ये मैं बना रहा था तो उस वक्त मेरे जहन में ये था कि शायद हम करीब होंगे या एलसीडी बहुत बड़ी होगी या तो प्रोजेक्टर है तो उस पर नजर आएगा, लेकिन अब आइंदा जब भी वर्कशॉप होगी तो इसमें ख्याल रखा जाएगा कि कम से कम 20 फीट के फासले से वाज़ेह तौर पे नजर आए। लेकिन आप सुन लीजिए कि इसमें हमने जो पहला पॉइंट रखा हुआ है कि जब फाइब्रस खुरंड या गांठ बावजूद पीपदार होने के सख्ती बरकरार रखे। ये आप ये देखिए कि जो है खुरंड या गांठ, गांठ का मतलब नोड्यूल, नोड्यूल जो है वो पीपदार भी हो गया है, पीप भी भर गई उसमें, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी सख्ती को बरकरार रखे हुए। इसका मतलब है कि वहां पर जो टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज के अंदर, उन बातों के अंदर नरमी नहीं आई, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, वो अभी तक टाइट है, टाइटली आपस में कंजुगेटेड है। दूसरा पॉइंट है कैलकेरिया फ्लोर दिल के गिलाफ और खून की नालियों के गिर्द बनने वाली फाइब्राइड गांठों को बुलाकर एंडोकार्डियल स्ट्रक्चर बहाल करती है। देखें, दिल के यहाँ पर खून की नालियों के गिर्द बनने वाली फाइब्राइड ग्लैंड गांठों, खून के गिर्द क्या चीज बन सकती है? खून की नालियों के गिर्द, खून की नालियों के गिर्द लाइपोमास भी हो सकते हैं, खून की नालियों के गिर्द मस्कुलर जो है वो नोड्यूलर फॉर्मेशन भी हो सकती है, खुद खून की नालियां भी नोड्यूलर हो सकती हैं। जब आप वीन्स की बात करते हैं तो वीन्स का मतलब ये होता है कि वो नाली जो कि हमारे जिस्म से खून को वापस लेके जाएगी दिल तक, और खून को वापस ले जाना आसान काम नहीं होता। क्या चीज पार्ट पे ले करेगी? सिंपल प्रेशर या कुछ और भी? सिंपल प्रेशर अगर हम देते रहेंगे तो ऐसा भी होगा कि आदमी लेटा हुआ है तो उसका प्रेशर एकदम ज्यादा चला गया, और खड़ा हुआ तो प्रेशर ड्रॉप हो गया। तो एक मर्जियाती कैफियत में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली कैसा होता होगा? अगर हम, जी आप कुछ बताना चाहिए, बताइए। या जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड को फ्लो करने में। ठीक, इनकी बात मुझे समझ में नहीं आई, कोई उसको वाज़ेह करके बताए, सादे लफ्जों में बताए, आपकी समझ में आ गई। इन्होंने कहा कि प्रेशर जो फोर्स अप्लाई होती है उस प्रेशर के तहत ऊपर की तरफ ब्लड जाता है। सिंपल प्रेशर हो तो फिर पता लेटा है तो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज कर जाएगा,
ये आपने कहा था ना, तो इस पर मैंने ये बोला कि रेजिस्टेंस फोर्स जो वहाँ पे मौजूद होती है वो ब्लड को फ्लो करने में जो हेल्पफुल होती है, ताकि प्रॉपर्ली ब्लड जो है वो वेन्स में से और पास आउट हो सके। देखिए जितनी भी वेन्स हैं, वेन का बड़ा हिस्सा अगर हम उसकी लेंथ नापे तो लेंथ में बेटी तशरीफ है 80% हिस्सा हमारा दिल के नीचे वाला हिस्सा जो है वो है जो वेन्स को ऊपर से नीचे की तरफ लाता है, यानी पंप यहाँ पर है, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आता है। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो वहां होगी। उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मुकाबला करने के लिए भी तो कुछ निजाम रखा गया होगा। तो हम अगर देखेंगे तो दिल से नीचे वाली जितनी भी मरीजें हैं वहां पर ये आपको वाल्व बना है क्यूबिकल, यानी जितना खून ऊपर जा चुका है ये वापस आएगा, ये बंद हो चुका है। वरना ये भी हो सकता है वापस लौट के फिर आ जाए। ये आपने देखा होगा कि ऊपर की नीचे की मंजिल में आपने अगर रबर पाइप लगा रखा है, पता चला ऊपर से खींचना बंद कर दिया आपने तो वो सारे सारा पानी दे दीजिए, ये सारे वापस चला जाए। लेकिन अगर ये देखें बात आपको, अगर इस लेवल से नीचे वाली आर्टरीज में देखेंगे तो बेतहाशा वाल्व नजर आते हैं। ये वाल्व बताते खुद इलास्टिसिटी की बहुत बड़ी मिसाल है। इसमें से जाएगा, ये ऐसे हो जाएगी, वापस आएगा, ऐसे हो जाएगा, बंद। रिवॉल्व एक तरफा ट्रैफिक को लाइन में तो फिर ट्रस्ट करें, इसकी कॉम्पिटेंसी खराब हो जाए, इलास्टिसिटी खराब हो, क्या होगा? इससे नीचे एक बार और चीज लगा हुआ, ये देखें एक भी नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे हैं नीचे हमारे जितनी जितनी बड़ी वेन्स होंगी उसमें ज्यादा हुआ होगा जी। ब्लड फ्लो रुक जाएगा और वहां पर ब्लड जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा एक जगह पर। देखिए आपके लिए एक मिसाल है इनकी, मैं इनका नाम पूछे बगैर डॉक्टर साहब की मिसाल है कि ये बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो ऐसी ही 10 और मिसालें आपकी इस वर्कशॉप के अंदर, 10 और मिसालें, तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये भरपूर तरीके से उसमें इन्वॉल्व होकर और पार्टिसिपेट कर रही है। इन्वॉल्व तो आप भी हैं, आप भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आप पार्टिसिपेट करने से शायद कोई वजह माने आ रही हो या आपकी आदत ना हो, इस आदत को बनाएं। ठीक है, पहली वर्कशॉप है, कोई ऐसी बात नहीं, मुलाकातें होती रहेंगी, शायद जब तक जीव मुलाकात होती है, क्योंकि शहर की आस तो है, जिंदगी की आस है। एक उम्र के बाद फिर आपको को बहुत याद करते रहना चाहिए। तो बात क्या, तो वो ये जो सूरत हाल है, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, मैं देखूंगा कहाँ से आप वापस। सर आपने इलास्टिसिटी का बताया कि अगर एक बॉल में इलास्टिसिटी उसकी खराब हो जाती है, यानी कि वो जो फ्लो है ब्लड का वो प्रॉपर जो है वो नहीं ऊपर जाएगा, हर कुछ ब्लड उधर से ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, या तो वहाँ पे कलेक्शन ऑफ ब्लड जो है वो स्टार्ट हो सकता है वहाँ पर। ये खुला हुआ रह गया जी, तो नीचे आ गया, नीचे से तो आ रहा है ब्लड हेड वेन में, क्योंकि नीचे का ओवर उसकी इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है जितनी ऊपर वाले, तो जाहिर है वो तो अपना काम प्रॉपर करेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो उसमें कोई खराबी आ गई है या वो मुतासिर हुई है तो वो अपना काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होने का जो है वो चांस बढ़ जाएगा। इसको हम अंग्रेजी जबान में कहते हैं इनकॉम्पिटेंस। ये अगर इनकॉम्पिटेंट हो गया तो या तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा या फिर ये खुल जाएगा। खुल गया तब भी बोला, ब्लॉक हो गया तब भी बोला, खुल गया तो इसका मतलब है कि ये जितना प्रेशर इस हिस्से को गुजरना था वो सारा प्रेशर इस हिस्से को और अपने प्रेशर को भी गुजरना है। इसका नतीजा क्या होगा? डायरेक्ट हो जाएगी, ये यहाँ से बंद हो जाएगी। और कैल्केरिया फ्लोर की एक अलामत है वरीदों को फूलना। वरीदें क्यों फूल रही हैं? क्योंकि वो इलास्टिसिटी मुतासिर हुई। जोड़िए आप उसी को वहीं से, उसी कैल्केरिया फ्लोर को जो इन्होंने बात की थी इलास्टिसिटी की, और फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात की, लिगामेंट की बात की और इन सब की बात की, इसके बाद उसको जोड़िए।
अच्छा, फिर दूसरा ये बैठी तशरीफ कि क्या ये जो चीजें हैं ये पूरे जिस्म में हमारे अंदर, जिस्म के अंदर फैली हुई, ऐसा सब जगह हो रहा है? आप कहाँ कहाँ? बिल्कुल, बहुत अच्छा शायद मिसरा है, जहां जहां हो रहा होगा वहां वहां हो रहा होगा। ठीक है, नहीं अच्छा है। ऐसी ही कोई बातें और भी बताएं। नहीं पता। इस ज़हन में रखिए कि हमारे जिस्म में वरीदों का जाल तो पूरे जिस्म में फैला हुआ। आप कुछ बताना चाह रही है लेकिन फिर अज़्म करती है और फिर रुक जाती है। दे प्लीज, हाँ बताएं, फिर बता दें। क्या बताएं? गुड, वेरी गुड। देखें, आप बोलेंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। ये सब चीजें मुझे सीखने का मौका देती हैं। देखें, इन्होंने बताया कि हमारे नीचे के हिस्से पे, और आपने देखा होगा कि हमारी टांगों पर ही वेन्स वेरिकोसिटी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो इनकॉम्पिटेंसी जो है वो हमारी टांगों पर क्यों होती होती तो है टांगों पर, लेकिन फिर सवाल आ गया कि हर जगह पे क्यों आकर जो है ना वो हमें मजबूर करता है कि हम उसका जवाब तलाश करें। बहुत सी जगह पे कर पाते हैं और बहुत सी जगह पे वक्त हमें लगता है और टाइम के बाद पता चलता है। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बाकी जो वेन्स हैं जो हमारे जिस्म के अंदर हैं वो मसल्स के अंदर है। मसल्स का मतलब कि दोनों तरफ से मसल्स का भी तो इलास्टिसिटी का एक प्रेशर पड़ रहा है और वो थामे हुए हैं, पूरी वेन को थामे हुए हैं। लेकिन जो पेरिफेरी में जो हमारे वेन है उसके एक तरफ तो या तो हड्डी है या मसल है, दूसरी तरफ सिर्फ हमारी खाल, हमारी स्किन है। इसका मतलब एक तरफ सपोर्ट नहीं है। जिस तरफ सपोर्ट नहीं होगी उस तरफ बाहर निकल आए। और यही वजह है कि जो मकड़ी के जाल की तरह से वरीदों का फूल जाना, ये आपने कैलकेरिया का फ्लोर में पढ़ा होगा कि वरीदें ऐसे नजर आए, खून की नालियां ऐसे नजर आए जैसे मकड़ी का जाल बिछा हुआ हो, वरीदें ऐसे हों जैसे नीली पड़ गई। नीली क्यों पड़ जाती? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वरीदों का रंग स्किन के मुकाबले में सियाही माइल होता है। किसी सियाह फार्म को नीली नजर नहीं आएंगी, लेकिन जितना फेयर कलर होगा उस जिल्द पर ये नीलापन ज्यादा नजर आता है। तो ये उभार भी किस तरफ आया? इलास्टिसिटी, बात वहीं पे टूटी। दूसरा, वापस जाते हैं लिगामेंट की तरफ। लिगामेंट के बारे में हमने बताया था कि फ्रॉम बोन टू मसल्स और टेंडन बोन टू बोन। बोन टू बोन हमारा पूरा जिस्म की हड्डियां बोन टू बोन के अंदर टेंडन्स में जुड़ी हुई। क्यों जुड़ी हुई है? ताकि ये फर्मली स्ट्रक्चर दे सके हमें। वरना हमारी हड्डियों को अलग कर दे तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी ने कुंडा पका दिया हो, किसी ने पाए पका दिए हो, तो वो तो हड्डियां जैसे गल के इधर उधर हो गई, ऐसे ही है। हम जब पाए पकाते हैं तो क्या करते हैं? उसके टेंडन को गला देते हैं, उसका लिगामेंट्स को गला देते हैं, तो फिर हमें नलियां तो बहुत टूटी हुई अलग मिल जाती है, अलग से मिल जाती है। यही हड्डियां आपस में हमारे जिस्म को एक फर्मनेस देती है, स्ट्रक्चर देती है, उसे हम टेंडन कहते हैं। अगर इस टेंडन के अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो जाए तो मैं इसको नहीं उठा सकता, ग्रिप में नहीं ले सकता, और अगर ये लूज पड़ जाए तो मैं इसको संभाल नहीं सकता, गिर पड़ेगी, ताकत नहीं रहेगी। आपने सुना होगा कि एक बुढ़िया ने एक चोर का हाथ पकड़ लिया और चोर जो है उसका हाथ काटना पड़ गया और बुढ़िया ने हाथ नहीं छोड़ा, वो मर गई।
कैसे? ये बुढ़ापे के अंदर जो है ना टेंडेंस हमारे इतने सख्त हो जाते हैं कि किसी खास पोजीशन में अगर आके रुक जाए ना तो उसको काटना ही पड़ता है, उसको छुड़ा नहीं सकते आप, तो इतनी मजबूती के साथ पकड़ लेता है। तो कभी भी किसी बूढ़े आदमी से हाथ मत मिलाइए, हाथ पकड़ लिया तो गया। आदमी से मुराद औरत भी उसी में शामिल है, आदम से आदमी, औरत भी आदमी है। हम आगे बढ़ते हैं। दिल के वाल्व की वो हालतें जब दिल और खून की नालियां ट्यूबरकुलोसिस से मुतासिर हो। ये ट्यूबरकुलोसिस जो है ना वो बहरहाल हम इसमें इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है और थोड़ा आगे बढ़ने की बात होती है, इसलिए हम थोड़ा स्किप करते हुए इसको आगे बढ़ रहे हैं, यानी जान करके स्किप कर रहे हैं। ये आपको बता दूं, बढ़ी हुई, फैली हुई और उभरी हुई खून की नालियों के घुमड़ में इस्तेमाल सर फहरिस्त है। बढ़ी हुई, उभरी हुई खून की नालियां, ये हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दी, उसके पीछे एक लॉजिक बताई, एक लॉजिक। इस तरह की बहुत सारी लॉजिक हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें हो सकती हैं जो इसके सिवा भी हैं, लेकिन चूंकि वर्कशॉप का अपने महदूद वक्त के अंदर कुछ चीजें जो कि आपको मजबूर करें कि मजीद इसकी सर्च कर सकें, उनके बारे में हम बता सकते हैं, वो हमने एक लॉजिक बताई। इसमें ये हुआ, ये भी हो सकता है कि ये मरीज कहीं पर आकर ट्विस्ट हो जाए, यहाँ पे ये वाल्व की कॉम्पिटेंसी मुतासिर नहीं होगी, वो अपनी जगह पे दुरुस्त रहेगी, लेकिन ये ट्विस्ट हो गई या मुड़ गई, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में खून बंद होगी और आगे नहीं बढ़ सकता, उस वक्त भी यही कैफियत होगी। इसी तरह सख्त और आमी कैफियत, जब पीप पड़ने का खतरा हो तो फायदेमंद तस्वुर की जाती है। और आमी कैफियत, एडेमेटस, सॉइलिंग और एडिमा के अंदर कोई तफरीक कर सकता है? हम उमूमी तौर पर वरम और सूजन को एक ही कंसीडर कर लेते हैं, जबकि सॉइलिंग और एडिमा के अंदर फर्क सिर्फ इतना होता है कि एडिमा के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो बढ़ा हुआ होता है, जबकि स्वेलिंग के अंदर जो है वो ओवरऑल स्वेलिंग होती है और उसमें जो है वो फ्लूइड बढ़ने की कैफियत नहीं होती। ठोस दरअंदाजी से गहरा ताल्लुक हुआ करता है। ठोस दरअंदाजी correspond to solidified infiltration, ऐसी इन्फिल्ट्रेशन, ऐसा किसी जिस्म के किसी हिस्से में मादे का दखूल जो कि उस हिस्से को ठोसपन अदा कर दे या उसमें ठोसपन पैदा हो जाए, तो उस सूरत को उसमें भी कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कोई मिसाल दी जा सकती है कि फ्लो हुआ, मसलन एन्यूरिज्म में क्या होता है, आपकी किसी हिस्से के अंदर कोई नाली ब्लॉक हो गई और इसके बाद आपके जिस्म का बाकी हिस्से पता चला कि अंगूठा जो है वो पत्थर की तरह से हो गया, वहां पर भी कैलकेरिया फ्लोर का रोल सामने आता है। हड्डियों की सतह की सिफिलिटिक सूजन, वरीदी उभार, घूमड़, नालियों के फैलाव के नतीजे में पैदा होने वाले जाइंट सेल की सार्कोमा के साइज को कम करता है। ये भी कम हो गई, उसी से मिलता जुलता है, इसको यहाँ पर ज्यादा वजाहत नहीं करेंगे। इब्तदाई मराहिल के एन्यूरिज्म के साइज को कम करने, सेम बात आ गई। टार्सल और कार्पल आर्टिकुलेशन में जो है वो ऐसी ग्रोथ जो कि हड्डियों की ग्रोथ हो, उनमें भी कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सूजन के हवाले से हमने बात की। अब अगर हम इसको समअप करते हैं तो हमारे सामने ये साल्ट बराए लचक जो है या इलास्टिसिटी रखने वाला जो साल्ट है, इसकी कुछ सैलिएंट फीचर सामने आते हैं, यानी समअप किए हुए सैलिएंट फीचर। वो सैलिएंट फीचर क्या है? वरीदों का फैलना, जल्द का तड़कना, उजलात का खिंचाव, लिगामेंट का जख्मी होना और ऑस्टियोमलेशिया या हड्डियों का बुरबुरापन। ऑस्टियोमलेशिया की हड्डियों की कमजोरी को ही कहते हैं।